मुझे बताओ ये कर्सर विजिबल नहीं है? अरे यार क्या होगा इसको? यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है। विजिबल पता नहीं यार। लैग हो रहा है बहुत। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यार ये ऑनलाइन है, डोंट वरी, आई विल टीच यू सुडो फोर्स वंस मोर व्हेन वी विल मीट इन क्लासरूम, डोंट वरी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, तो देखते हैं कुछ इफेक्ट आता है नहीं आता है, और इसको फुल स्क्रीन बना देता हूँ। सो लेट्स सी। तो देखो मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, और एक बार कंडीशन बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने दो कैमरे फिट किए हैं। ये जो कैमरा 1 यहाँ पे लगा है और एक जो कैमरा 2 यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जब हम कैमरा 2 से देखेंगे, इस कैमरा से जब हम देखेंगे, तब उसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये हिल नहीं रहा है, मतलब स्मॉल m जो है इट इज नॉट मूविंग, या फिर उस पर एक्सेलरेशन जो है वो है 0, कुछ तो लगेगा उसको। और कैपिटल M की अगर बात करें तो वो उसको लगेगा कि इट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a बिकॉज ऑफ फोर्स F इज एक्टेड अपॉन ऑन द ब्लॉक M, कैपिटल M। लेकिन अगर मैं बात करूं कैमरा 1 की, देखो थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो, खुद के आंखों से देखो कि कैमरा 1 को क्या दिख रहा है यहाँ पे। कैमरा 1 ऐसे ब्लॉक से चिपका हुआ है जो खुद सामने जा रहा है, लेकिन कैमरा को फील नहीं हो सकता हो कि सामने जा रहा है पीछे आ रहा है, उसको बस वो दिखेगा जो वो सामने दिखेगा। उसको लगेगा कि जो कैपिटल M है इट इज नॉट मूविंग, क्योंकि दुनिया की हर चीज यही सोचती है कि आई एम नॉट मूविंग, वो खुद को रेस्ट में मान लेता है या फिर उस पर कोई फोर्स नहीं ऐसे मान लेता है। एंड M is moving with acceleration a but in opposite direction, ये पीछे जा रहा है ऐसे लगेगा किसको, कैमरा 1 को। तो मुझे बताओ कैमरा 1 का सही है या कैमरा 2 का सही है? कैमरा 2 का सही है। तो कैमरा 1 का गलत क्यों है? Because it is connected to such a frame which is accelerating forward. So इसकी ऑब्जर्वेशन जो भी आएगी उसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्स अजम्पशन होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो सुडो कंसिडरेशन होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिससे इसका जो एटीट्यूड है बदल जाए इस सिचुएशन की तरफ देखने का। तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये पीछे नहीं जा रहा है, ये यहीं पे है, तू आगे जा रहा है, लेकिन ये समझेगा नहीं। तो ये जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएगा तो उसको क्या दिखेगा, कैमरा 1 को क्या दिखेगा कि M पीछे जा रहा है। अब विदाउट एनी फोर्स M पीछे जा सकता है क्या, ये स्मॉल m? तो ये क्या करेगा, अपने हिसाब से अपने दिमाग से एक फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड एज सुडो फोर्स, and that will be equal to the mass of this body into acceleration with which it is moving forward। ये खुद कितने आगे जा रहा है। आप सिंपल एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये वॉल है, आप इसके सामने ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो ऐसे, ठीक है, ऐसे भागते जा रहे हो, समझो यार, और यहाँ पे एक पिक्चर है मान लो। तो आप अगर एक्सेलरेशन ए से जा रहे हो तो कभी कभी आपको लगता है कि पिक्चर पीछे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। सेम कंसेप्ट है, ये सेम फ्रेम वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया मैंने, नथिंग एल्स। तो ये कैमरा 1 कैमरा 2 जो है, कैमरा 2 जो है इट इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। और कल मुझे बहुत बच्चों ने पूछा कि सर अर्थ इनर्शियल कहाँ पे है, वो सन के अराउंड तो घूमती है ना ऐसे, तो घूमती है मतलब कुछ ना कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगना चाहिए, तो एक्सेलेरेशन क्यों नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है, लेकिन व्हेन यू आर कंसिडरिंग उसके ऊपर की बॉडीज के बारे में जब कंसिडर करोगे, छोटी 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 बॉडीज पे, तब हम इसका जो एक्सेलरेशन वाला इफेक्ट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी।
समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताओ कि कैमरा 1 और कैमरा 2 से आपकी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की कंसेप्ट थोड़ी सी तो क्लियर हुई है या नहीं हुई है? Sir, yes, okay. Sir, motion of train is also the same example. Yeah, but when the train is moving with some acceleration, if it is moving with some constant velocity, there will not be any acceleration and still it will be called as inertial frame. देखो एक ही कंडीशन है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है? If I'm saying that a frame is inertial and if I'm saying a frame is non-inertial, if it is inertial frame, there it should be at rest or it should be moving with constant velocity. तो इसका मतलब क्या है कि इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन जीरो है, इस पे लगने वाले सारे फोर्स जीरो है। नॉन इनर्शियल फ्रेम की अगर बात करूं तो या तो वो मतलब उस पे जो फोर्स है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, उसका एक्सेलरेशन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये दो ही कंडीशन है, बाकी कुछ नहीं। सर देन सूडो फोर्स इज सिमिलर टू इनर्शिया, या अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को आप मेजर नहीं कर सकते, इनर्शिया को मेजर नहीं कर सकते। आप बस बता सकते हो कि हाथी की इनर्शिया ज्यादा है कुत्ते से, मतलब मास को कंपेयर करके इनर्शिया बता सकते हो। लेकिन इनर्शिया को मेजर करने वाला जो कंसेप्ट है, मतलब वन ऑफ द कंसेप्ट इज सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है कि सूडो फोर्स बताएगा आपको कि आप कौन सी फ्रेम में बैठे हो, या फिर मतलब इसलिए तो जो सूडो फोर्स के कंसेप्ट में जो इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम आया, इसलिए तो इनर्शिया को कन्वर्ट किया इनर्शियल में। समझ, ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, डोंट वरी। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा व्हेन यू आर कंसीडरिंग योरसेल्फ और द पार्टिकल और एनीथिंग from non-inertial frame, you should always consider a force called as pseudo force. But if you are standing or if you are considering a inertial frame, you need not consider any pseudo force. ये ध्यान में रखना, ये दो जो क्या है स्टेटमेंट्स है, इनको ध्यान में रखना। सब समझ में आया? बेसिक ओके। सो वी विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। Okay, what is the time? It's 70, still more time to go. Okay, let's take, कल जो हमने बोला था इनर्शिया के बारे में, जो बहुत सारे घनघोर एग्जांपल्स लिए थे, उसमें से एक एग्जांपल को क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देना, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत बार जेडब्ल्यू नीट में पूछा गया है। अब ऐसा सिंपल एग्जांपल नहीं पूछते जेडब्ल्यू में, नीट में कभी कभी पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछेंगे, तो हम बेसिक वाला सीख लेते हैं जो जेडब्ल्यू में आया था। ध्यान दें, फिगर शोज अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ रूफ। इसके रूफ से जो है पेंडुलम ऐसे सस्पेंड किया है, और ये पेंडुलम है मतलब इसकी स्ट्रिंग जो है ऐसे हो सकती है। ओके, दैट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, मतलब ये जो क्या है, ये कार की जो बॉडी है ये आगे जा रही है विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है? रिलेटिव टू द ग्राउंड, इसका मतलब है ग्राउंड को हमने क्या पकड़ा है, इनर्शियल फ्रेम पकड़ लिया। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल एज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम एंड फ्रॉम द फ्रेम अटैच्ड विद द कार। अच्छा, ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत मस्त है, कल जो मैंने सिखाया था वही है। लेट्स से a person is standing on a ground, okay, and another person is sitting in the car, इसमें ऐसे बैठा है, ओके? डायग्राम समझ लो यार, आप समझ लो। तो ये पूरा चिपका हुआ है, उस पर सूडो फोर्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा, मतलब लगेगा लेकिन बैलेंस हो जाएगा पूरा, तो ये पीछे नहीं जाएगा क्योंकि ये सीट पे बैठा है, ठीक है? तो पहले अगर हम देखेंगे पर्सन 1 के हिसाब से और सेकंड देखेंगे हम पर्सन 2 के हिसाब से। तो पर्सन 1 के हिसाब से मतलब हम कौन सी फ्रेम देखेंगे, वी विल बी लुकिंग फ्रॉम ए ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से अगर देखोगे तो पहले तो ये कार ऐसी थी,
इसमें ये पेंडुलम ऐसा है और कार सामने एक्सेलरेट हो गई विथ एक्सेलरेशन ए। तो थोड़ी देर के बाद अगर ये ग्राउंड फ्रेम वाला देखेगा इस कार को, तो कार सामने चली गई होगी लेकिन पेंडुलम वहीं के वही रहेगा। ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है ये भी इतने इससे सामने चला गया होगा, शिफ्ट हुआ, मतलब उसमें कुछ तो शिफ्ट हुआ होगा और हमें दिखेगा कि पेंडुलम ऐसा दिखेगा। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, इट्स पोजीशन इज नॉट चेंज्ड। ध्यान दें, अगर मैं ग्राउंड के हिसाब से देख लूं तो देर इज नो डिफ्लेक्शन as seen from the ground, because we are standing on the ground which is assumed to be a inertial frame, and if you are standing in an inertial frame and object is there and no other force is acting on it, there will be no deflection। इस पे कोई फोर्स नहीं लगा है, इस पे थोड़ी देर के बाद ये स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, इसे पूरी टॉट होके सामने चली जाएगी इसको खींच के। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग फ्यू सेकेंड्स, मतलब पहले 1 या 2 सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? अगर सेकेंड केस में मैं देखूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार फ्रेम, अभी कार जो है सामने एक्सेलरेट हो रही है, सो वी कैन से इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा है, इसलिए तो एक्सेलरेट हो रही है वो। तो जो कार में बैठा होगा आदमी होगा वो भी एक्सेलरेट हुआ होगा, तो नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो उसको लगेगा कि भैया हम, मतलब देखो समझो बात को, पहले जो है पेंडुलम ऐसे था यहाँ पे, ये जो आदमी यहाँ पे बैठा था चिपक के कोने में डर के ऐसे, ये कार भी एक्सेलरेशन ए से जा रही है, ये आदमी भी इधर चिपक के इसको रखा गया, मान लो पूरा जेल में ऐसे बंद करके रखा है, तो वो भी सामने जा रहा होगा एक्सेलरेशन ए से। तो इसके जो वॉल्स हैं कार के, वो उसको रेस्ट में ही लगेंगे, सब उसको रेस्ट में ही लगेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन पेंडुलम तो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है ना, स्ट्रिंग जो है ऐसे स्लैक हो सकती है। तो पेंडुलम इनिशियल फ्यू सेकेंड्स में ऐसे आ जाएगा पीछे, तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन आएगा व्हेन इट इज सीन फ्रॉम अ पर्सन सिटिंग इन द कार और फ्रॉम द कार फ्रेम और फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसको बाहर जाके नहीं देख सकता कि कार आगे जा रही है पीछे जा रही है, वो बस ये देखेगा कि पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है। तो पेंडुलम क्या होगा, पीछे आएगा ऐसे, इसके हिसाब से। पेंडुलम पीछे आया क्या, नहीं, पेंडुलम वहीं पे है, कार आगे जा रही है, लेकिन अंदर बैठे हुए आदमी के हिसाब से पेंडुलम पीछे आएगा, बिकॉज ही इज इन विच फ्रेम, नॉन इनर्शियल। अब मैं देखूं इस पे लगने वाले फोर्स, तो पहला तो फोर्स, इसका मास m है मान लो, तो पहला फोर्स लगेगा mg और टेंशन लगेगा T। तो भैया आप पूछोगे तो इस तरफ कैसे आया, फिर ये कोई फोर्स बिना लिए ऐसे आया क्या? तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पे अगर न्यूटन के लॉ अप्लाई करने हैं तो इसको और एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग, विच इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। लग रहा है क्या सूडो फोर्स? नहीं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, इसको ये कंडीशन सॉल्व करनी है, इसलिए इसको एक एडिशनल फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो खोट है वो इसमें है। तो इसमें खोट है, इसको नहीं दिखता, इसको लगता है कि इसमें कुछ खोट है, इसलिए कोई ऐसा खोटा या फिर नकली फोर्स इसमें लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 3 फोर्सेस, और उसके वजह से ये पेंडुलम होगा किसमें, रेस्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। बाहर वाले से देखोगे तो ये सामने चला जाएगा थोड़ी देर के बाद, या फिर इनिशियल फ्यू स्टेज में ऐसे रहेगा। लेकिन इस अंदर वाले को लग रहा है कि सर इतनी ही दुनिया है, इसमें ये पेंडुलम पीछा है मेरी तरफ, पता नहीं क्यों आ रहा है, मैजिक तो नहीं होगा, तो न्यूटन के लॉ अप्लाई करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद के दिमाग से एक नया फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज सूडो फोर्स। और इस सूडो फोर्स की वजह से ये जो पेंडुलम पहले ऐसे था, इस पे जो mg नीचे लग रहा था और टेंशन T था ऐसे, और इक्विलिब्रियम में था T इज इक्वल टू mg से, कोई ना कोई तो इसको सूडो फोर्स इसने कंसिडर किया इधर, इसलिए तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग ऐसे हो गई और टेंशन लगने लगा इन दिस डायरेक्शन, mg हुआ इन दिस डायरेक्शन एंड सूडो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन।
समझ में आया? ये बताओ यार मुझे यार, मतलब सर lecture is lagging sir, then the direction of pseudo force is on the opposite axis, या करेक्ट। कल जो मैंने पॉइंट बताया था रिकॉर्डेड लेक्चर में, क्या बताया था मैंने कि pseudo force की डायरेक्शन जो होती है वो होती है अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये ध्यान में रखना, ये कल मैंने लिखवा के दिया था यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ pseudo force इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force क्या बोला था? मास ऑफ द बॉडी। किसके बारे में बात कर रहे थे? पेंडुलम के बॉब के इनटू इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये होता है pseudo force की मैग्नीट्यूड। समझ में आया? फाइन। तो ये अभी क्या करना पड़ेगा? हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओके, तो अभी हमने देखा कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर करोगे सॉल्व इसको तो हमें डिफ्लेक्शन मिल सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के सॉल्व करने पड़ते हैं, हर बार आप ग्राउंड फ्रेम में नहीं रह सकते। तो ये जो लग रहा है एम जी, इट विल बी डाउनवर्ड्स। टेंशन जो लग रहा था इन दिस डायरेक्शन, और सुडो फोर्स जो लग रहा है इन दिस डायरेक्शन। करेक्ट है? अब देखो ये जो फ्रेम जा रही है सामने की तरफ, it is with acceleration a, and that's why the bob is inclined as seen from the insider. करेक्ट है? तो इसमें कुछ तो एंगल आएगा थीटा, लेट्स से। सही है ना? ये कुछ ना कुछ तो ऐसे थीटा आएगा यहाँ पे। तो दिस विल ऑल्सो बी अ थीटा, इजंट इट? ये तो पक्का है, ये हमने देख लिया था यार, ना मत बोलो। ओके, तो यहाँ पे सुडो फोर्स की डायरेक्शन तो हमने लिख ली कि एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा सुडो फोर्स। किसके एक्सेलरेशन के? फ्रेम के एक्सेलरेशन। और इसकी मैग्नीट्यूड जो होगी, इट विल बी मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो हमें डायरेक्शन भी मिल गया और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो सुडो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी इट विल बी एम ए। तो हमें एफ बी डी निकालने के लिए और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और वो अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो बैठा है बंदा, उसके हिसाब से रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। बाहर वाले के हिसाब से चल रहा होगा लेकिन अंदर वाले के हिसाब से इक्विलिब्रियम में। तो अंदर वाले के हिसाब से अगर इसका स्टडी करना है तो सुडो फोर्स पकड़ लिया हमने। अंदर वाले के हिसाब से स्टडी करना है तो इसको इक्विलिब्रियम पकड़ना पड़ेगा हमें। समझ में आ रहा है? इसको पकड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है तो x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में इसको इक्विलिब्रियम में रखेंगे हम। तो x डायरेक्शन में, मतलब ये जो x डायरेक्शन है पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें लेफ्ट की तरफ कौन सा फोर्स है? ma। और राइट की तरफ कौन सा होगा? बताओ बताओ। टेंशन कैसा है? ऐसा टेंशन T है और ये एंगल कितना है? थीटा। सो दिस विल बी T cos थीटा आना चाहिए भाई, और दिस विल बी T sin थीटा। तो x डायरेक्शन में ma को अपोज करने के लिए कौन आ गया? T sin थीटा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन द y डायरेक्शन द डाउनवर्ड फोर्स इज mg। उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? T cos थीटा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई से डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ये डिवीजन का सिंबल लिख लिया मैंने। तो इन दोनों को क्या करोगे? डिवाइड करोगे ऐसे। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी, इजंट इट? तो यहाँ पे टी हट जाएगा, एम हट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी tan थीटा, and this tan theta is equal to a by g।
ये कहीं तो लिख लो, आपको मेरे साथ इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। तो हमें पूछा गया है कि सर थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा क्या होगा, ये टैन इधर का इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, सिखाया था मैंने। अगर नहीं सिखाया डोंट वरी, फिर भी लिख लो, मैं आगे जाके या फिर सर कहीं पे मैथ्स में सिखा लेंगे। इसको ऐसे भी लिखते हैं a/g। समझ में आ रहा है? करेक्ट है। इसको सिंपली क्या देख लेते हैं, मान लो कि ये जो बॉब ऐसे लटका था, ये सामने एक्सीलरेट हो रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से, लेट्स से, ओके। और नीचे ग्रेविटी लगेगी कितने से, g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसके थीटा की, टैन थीटा की हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, क्या मिल गया, a/g। तो a की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 गेट्स कैंसल आउट एंड दिस इज 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1। बताओ मुझे थीटा, tan थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। So this inclination or this deflection will be 45 डिग्रीज। ऐसे सॉल्व करना होता है छोटी छोटी चीजों को। मतलब ये सामने वाला रेड में जो लिखा है वो तो आ जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपको सूडो फोर्स की डायरेक्शन पकड़ना। समझ में आया, सूडो फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पकड़ना। अब बताओ मुझे ये एग्जांपल क्लियर था या नहीं था। केतकी लेक्चर अभी भी लैग हो रहा है बहुत। ओके फाइन, ओके ओके ओके। देखो क्या करो, इससे आगे मतलब मेरी मानो तो बहुत बहुत लोगों की, सर या यू हैव टू रीलॉग इन अगेन बिकॉज वी नीड टू सॉल्व सम मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। थोड़ा क्लियर हुआ, पता है मुझे यार, सूडो फोर्स इतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो अभी मैं सर को हाथ लगा रहा होता, सर इतना क्या हेवी हेवी है। फिर भी क्या होता है, सूडो फोर्स जो है इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल्स कम और इमेजिनेशन ज़्यादा है। तो अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया सूडो फोर्स, धीरे धीरे स्टार्ट मतलब समझ में आ जाएगा। सर प्लीज वंस एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स। या फाइन, देखो एक सिंपल सा इमेजिनेशन करो, सूडो फोर्स की डायरेक्शन बताने का काम मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना होगा। एक सिंपल सी इमेजिनेशन करो, जब आप किसी कार में बैठे हो या फिर किसी बस में खड़े हो और पानी पी रहे हो, ठीक है। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग इन अ बस एंड ड्रिंकिंग द वाटर। अभी क्या किया, जो उस बस का ड्राइवर है वो है बदमाश, तो उसने क्या किया, अचानक से एक्सेलेटर दबा दिया, गाड़ी भम से शुरू। तो आप जो पानी पी रहे हो और आपके साथ वो बोतल और पूरा सब कहाँ पे जाएगा, पीछे जाएगा सामने जाएगा, पीछे जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग क्या है, सर मैं बस में बैठा हूं, मुझ पे पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स है वो। तो एक्सेलरेशन लगा सामने, सूडो फोर्स लगा पीछे। समझ में आ, एक्सेलरेशन अगर लगा होता पीछे, मतलब ब्रेक अगर लगाया होता, नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर लगा होता तो आप गिरते सामने। पेंडुलम लटका है सीधे, कार चल रही है आगे, एक्सेलरेट हुई अचानक से, पेंडुलम आ गया पीछे। अचानक से मतलब कार चल रही होती है आराम से, अचानक से रुक गई, मतलब एक्सेलरेशन लगा पीछे, डाउनवर्ड रिटार्डेशन, तो पेंडुलम झुकता आगे। समझ में आया, ये पेंडुलम जो है अगर ब्रेक लगाया होता तो एक्सेलरेशन ऐसे पीछे की तरफ लगता और पेंडुलम आ जाता सामने। मतलब हर कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट लग रहा है सूडो फोर्स। ठीक है, आगे वाले फ्यू एग्जांपल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, इतनी जल्दी सूडो फोर्स किसी को क्लियर नहीं होता। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर ब्रिलियंस, डोंट वरी, ओके। I'm there to help you in any condition, don't worry. Just make sure that you are clear with the direction of the pseudo force, okay। वो जस्ट अपोजिट लगता है, दैट्स ऑल। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, जिस बॉडी पे हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं उसका मास
इनटू जिस एक्सेलरेशन से ये फ्रेम आगे चल रही है, मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये सब हो रहा है। समझ में आया? सर हाउ देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन ग्राउंड फ्रेम? वही तो, अगर मान लो ये ग्राउंड फ्रेम वाला आदमी बस पेंडुलम की तरफ देख रहा होता, मुझे पता है आपके आपके मन में डाउट क्या है, सर यहाँ तो डिफ्लेक्शन हुआ है ना। आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखता, ग्राउंड फ्रेम में ये मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। अभी मान लो, ये फिर थोड़ी सी अच्छी से डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक काम करते हैं यार, आप एक काम करो, रीलॉग इन करो, फिर सिखाता हूँ मैं ये कंसेप्ट। ओके, सो आई विल टीच अबाउट दैट कंसेप्ट कि ग्राउंड फ्रेम में यहाँ तो डिफ्लेक्शन दिख रहा है सर, क्यों आप क्यों नहीं कह रहे हो? देखो सिखाता हूँ मैं आपको, डोंट वरी डोंट वरी। अभी मुझे थोड़ा सा एडवांस सिखाना ही पड़ेगा आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। अगर ये समझ, ये आएगा समझ में, डोंट वरी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा, देखो कोई भी इनर्शियल फ्रेम या फिर कोई भी रेफरेंस फ्रेम होती है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। मतलब ये ओरिजिन होता है, ये अगर इनर्शियल है तो इसको एस नॉट बोल दो, या फिर यार नाम नाम में क्या रखा है छोड़ दो। ये ओरिजिन है, ऐसे फ्रेम होता है, इसके अंदर हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या करेंगे, वही वाला एग्जांपल हम और एक बार देख लेंगे कि 1 मिनट, सिर्फ क्या कर लेते हैं हम, वो पेंडुलम के बारे में देख लेते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हमने देखा, मान लो यहाँ पे जो बंदा था ग्राउंड पे, तो उसने देखा, सॉरी, कि जो पहले जो ये कार थी ग्राउंड पे, ये इसका पेंडुलम ऐसा था। अभी थोड़ी देर के बाद ये जो कार है यहाँ पे इतने सामने चली गई, इतनी, ओके। क्यों? बिकॉज ऑफ सम एक्सेलरेशन, बट पेंडुलम वहीं के वहीं रहा, ओके। और ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिंग ऐसी हो गई। तो मतलब ग्राउंड फ्रेम वाले ने अगर देखा होता, ये ओरिजिन है, और इस पेंडुलम के जो कोऑर्डिनेट्स होते, ये मान लो होते 2 3, तो इनिशियल भी 2 3 है और फाइनल भी 2 3 है, क्योंकि कार हिल रही है, पेंडुलम नहीं हिल रहा है। तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज और नो डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? बट इफ आई एम सेइंग, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम के लिए, ओके। इनर्शियल फ्रेम में जो बंदा ग्राउंड पे चिपका हुआ है, उसने देखा कि उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसके जो क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसके हिसाब से इस पेंडुलम के जो कोऑर्डिनेट है कितना है, 2 3, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये मतलब ये इतना डिस्टेंस 2 है और इतना डिस्टेंस 3 है, मान लो फॉर एग्जांपल, यार पकड़ लो। तो कार तो आगे चल रही है, ये नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, तो इसका बाद में जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी 2 3 होगा, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। बट इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन सिटिंग इन द कार, तो उसके हिसाब से पेंडुलम यहाँ पे था, ये बंदा यहाँ पे था, तो उसकी जो फ्रेम है उसका ओरिजिन ही है। तो इसके हिसाब से मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स थे कुछ तो x और y, कुछ तो है इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x और y, और ये भी एक्सेलरेट हो रहा है सामने, तो इसको लगेगा कि सर ये पीछे आ गया ऐसे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए नहीं हुए, चेंज हुए ना, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। समझना? ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। इस ग्राउंड फ्रेम वाले को दिखेगा कि फ्रेम आगे चल रही है
और उसके अंदर का ब्लॉक वहीं पे है, अंदर वाले को लगेगा कि फ्रेम रुकी हुई है और ब्लॉक चल रहा है। तो दोनों में सही क्या है, ये सही है। तो ये सही नहीं है, फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हमें डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता है, ठीक है। और दुनिया की कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी बॉडी इनर्शियल फ्रेम में नहीं है। इट इज सम, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी चीज़ों को कि इनर्शियल फ्रेम। अर्थ भी घूम रही है सन के अराउंड, सन और पूरी सोलर सिस्टम घूम रही है मिल्की वे के सेंटर के अराउंड। मिल्की वे का सेंटर क्या है बता दो आप होमवर्क में, चलो मुझे बताओ, जितना जी के बता दो। ब्लैक होल है और कुछ है, वो घूम रही है सारी स्पाइरल गैलेक्सी किसके अराउंड, पता नहीं, ब्लैक होल किसी के और सेंटर में होगा नया वाला। तो इन सब पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, जो इंजीनियरिंग में सीखोगे, तो वो भी एक प्रकार का सुडो फोर्स होता है। वो तो बहुत ही डेंजर वाला फोर्स है, मतलब वो इतना सुडो इतना नकली है साला, कोई खरीद भी नहीं लेगा उसको। तो हमें ये बेसिक बेसिक सीखना है यहाँ पे कि इनर्शियल फ्रेम बस हम अज्यूम कर लेते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों कब यूज करते हैं, जब हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सॉल्व करनी होती है। समझ में आया? Then sir, inertia is there, inertia is always there. Inertia is property of that body, be it in inertial frame or non-inertial frame, it doesn't matter, be it in space or somewhere inside, I don't know, गैलेक्टिक सेंटर इट्स, अरे वाह इतनी होशियार। अरे ठीक है यार, मैंने पहले ही बोला था कि ये बैच होशियार है, ठीक है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बोला था आपको। एनीवेज, क्योंकि याद नहीं रखता मैं इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ठीक है। आपको जोक तो पता होगा, शेरलॉक होम और वॉटसन वाला, पता है शेरलॉक होम्स एंड वॉटसन कौन थे? छोड़ दो यार, छोड़ दो, कभी बाद में देखेंगे। तो वॉटसन उससे पूछता है, शेरलॉक होम्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्रिलियंट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। वॉटसन उससे पूछता है कि आज डे कौन सा है, या फिर कुछ तो उनमें बातचीत शुरू होती है। और शेरलॉक होम्स अचानक से बोलता है कि मुझे यार पता नहीं था कि सन अर्थ के अराउंड घूम रही है या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, ये अब तक पता नहीं था, तूने अभी क्लियर कर दिया। बोलता है, कौन बोलता है? शेरलॉक होम्स, जो सबसे होशियार आदमी है। किसको बोलता है? वॉटसन से। यार वॉटसन बोलता है, भैया तू इतना होशियार आदमी, तुझे ये छोटी छोटी चीजें कैसे नहीं पता कि सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, या फिर सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। तो वो बोलता है, मैं उतनी ही चीजें याद में रखता हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है मुझे जिंदा रहने के लिए। यार वो पूरा सार्केस्टिक आदमी था। तो ये बोला कि ये मुझे कहीं यूज नहीं हुआ, मैं स्पेस में तो नहीं जाने वाला, तो मुझे ये यूज में तो आने वाला नहीं है, तो मैं इसको क्यों याद रखूँ। ये थोड़ा एटीट्यूड वाला बंदा है, उसको यू कैन से सोशियोपाथ, यू कैन कॉल इट, नॉट अ साइकोपाथ, ओके। ये है सबसे अच्छा वाला आंसर, सैगिटारिस। ग्रेट। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स नॉट वेस्ट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में बंद करते हैं। अभी बताओ मुझे, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है सुडो फोर्स पे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यार शर्मा रहे हो, बताओगे नहीं मुझे। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, और ये वैसे भी थोड़ा, ये वाला एग्जांपल हम कम कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स वगैरह ये हैं। फिर भी आप क्या कर सकते हो, इसके स्नैपशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए, ठीक है। ये आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आई विल टेक इट टुमारो, डोंट वरी। स्नैपशॉट ले लो, आपके पास 3 सेकेंड है, 1 2 3, बाय। So I will take this example right now and we will see how it works. Okay, फोर्स, देखो ये क्वेश्चन हम, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग फोर्स वाला क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर। ये हमने देख लिया था, इसका जो कांस्टेंट होता है के, इट इज गिवन एज 100 न्यूटन पर मीटर। इफ अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ओके, ये 10 kg वाला ब्लॉक अटैच किया है, and the whole system is accelerated upwards with acceleration 5 meters per second square। मतलब क्या किया है, मान लो इसको अगर मैं लिफ्ट में ऐसे चिपका दूं कहीं पे,
और लिफ्ट के सीलिंग को मैं ये लगाता हूँ और लिफ्ट को ऊपर उठाऊं विथ सम एक्सेलरेशन 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कि इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा x क्या होगा ये बताओ मुझे। अभी समझ लो चीजों को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या किया मैंने, पहले लिफ्ट रुकी हुई थी और स्प्रिंग जो है ऐसे थी और इसको जो ब्लॉक जोड़ा है हमने 10 kg था यहाँ पे सीलिंग वाला, और सिस्टम जो है उसका एक्सेलरेशन 0 था इनिशियली। तो यहाँ पे जो हम 10 kg की फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो डाउनवर्ड लग रहा है 10 इंटू जी या फिर m इंटू जी, दैट इज वेट विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन का फोर्स, और इसको बैलेंस कर रहा है अपना स्प्रिंग फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड है kx। करेक्ट है। सो दिस kx इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सही है। तो यहाँ पे अगर x देखूंगा मैं तो इट इज 100 डिवाइडेड बाय k, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। ये कब हो रहा है, इसमें एक्सटेंशन 1 मीटर का कब हो रहा है, व्हेन इट वाज एट रेस्ट, मतलब अपने वेट के हिसाब से बस इसमें क्या आ गया था, एलोंगेशन आ गया था। करेक्ट है। बट नाउ इन द सेकेंड कंडीशन what they have asked that this whole system along with this spring, with this block and everything, it is moving upward with acceleration 5 meters per second square। अभी क्या है बच्चों कि जो ब्लॉक है उसकी कुछ तो इनर्शिया है, तो ये मना करेगा स्टार्ट में चलने से और ये यहीं पे रहेगा क्योंकि डायरेक्ट फोर्स तो इसमें नहीं लगा और स्प्रिंग तो लेजी फोर्स से धीरे 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 लगना स्टार्ट करेगा इसमें, तो ये यहीं पे रहेगा, ऊपर सब उठेगा। लेकिन जो बंदा अंदर बैठा है, बंदर नहीं, बंदा जो अंदर बैठा है उसको लगेगा कि भैया ये नीचे आ रहा है, मतलब ये ज्यादा एलोंगेट हो रहा है इससे पूरा। क्यों? क्योंकि वो कौन सी फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और उसको एक सुडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है ना। एक्सेलरेशन फ्रेम का अगर ऊपर है तो सुडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, डाउनवर्ड, और सुडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, द मास ऑफ द बॉडी अंडर कंसिडरेशन इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो 50 न्यूटन का एडिशनल सुडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा फॉर दिस पर्सन। आप अगर ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कभी कभी हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें हमें बस एक एक्स्ट्रा अजम्पशन करना होता है सुडो फोर्स वाला। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखूं 10 kg ब्लॉक की, तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इट इज kx, डाउनवर्ड में जो लग रहा है इट इज mg, और also one more pseudo force that is ma। करेक्ट है। तो k कितना है, और kx कैन ऑल्सो बी रिटन एज mg प्लस ma। तो ये k कितना है 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू मास कितना, इसका मास कॉमन निकाल दो विच इज t, g प्लस a। सो दिस x विल बी 10, g कितना होता है 10 पकड़ लो, a कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आया। तो x की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 1.5 मीटर्स। तो यहां पे देखो पहले 1 मीटर एक्सटेंड हो गया था, अभी इसके अपवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से ये 1.5 मीटर एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पहले इनर्शियल फ्रेम थी तो इसमें हमने कोई सूडो फोर्स हमने कंसीडर नहीं किया था। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गई इसलिए हमने डाउनवर्ड में सूडो फोर्स ऐड कर लिया। डाउनवर्ड में क्यों किया, बिकॉज इट इज मूविंग और द एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। समझ में आया। नाउ टेल मी, आपके लिए होमवर्क है, टेल मी इफ इट वर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन, उसमें एक्सटेंशन कितना होता, झट से बता दो। ओरली आंसर बता सकते हो या फिर सॉल्व करके बता सकते हो। सर इज स्टिल वांट टू टेक अ स्नैपशॉट इज द सेम हैपेंस विद स्टैंडिंग इन लिफ्ट। या करेक्ट, ये होता है दिमाग लगाना, यही हमारे साथ होता है व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन लिफ्ट, बट लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन से चलनी होगी। जो अपने बिल्डिंग में जो लिफ्ट होते हैं
वो स्टार्ट में हमें सूडो फोर्स लगता है, मतलब हमें फील होता है। बाद में लिफ्ट जो डिज़ाइन की गई होती है बिल्डिंग्स की, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन की गई होती है। तो स्टार्ट की जो 1 सेकेंड है ना, उसमें एक्सेलरेशन लगता है, तब फील करो, हम पे लगता है, हमें फील होता है सूडो फोर्स, या फिर हमें फील होता है ये इनर्शिया वाला कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? सूडो फोर्स और इनर्शिया दोनों रिलेटेड